आरक्षण को लेकर के पूरा समाज दो खेमे में बटा हुआ है और ये जो दो खेमा है ये साधारण तरीके से नहीं बटा है, ये पूरी तरह से अतिवादी खेमा बन चुका है। एक अतिवाद एक खेमा ये कह रहा है कि आरक्षण 100% ख़त्म करो, एक खेमा ये कह रहा है कि आरक्षण और बढ़ा दो। समस्या है कि आरक्षण बढ़ाने और ख़त्म करने की बात ही नहीं है, बात यह है कि हमारे देश की अभी व्यवस्था कैसी चल रही है, हम कहाँ पहुँचे हैं। ठीक है, अगर गलती कोई हुई है, ठीक है, जैसे मान लो कि आक्षेप लगाते हैं कि 75 से 70 साल में हमने कुछ किया नहीं, सिस्टम में नहीं कुछ किया, तो ठीक है, बीच का रास्ता तो निकालना चाहिए। चलिए, यहाँ समस्या इस बात की है कि जो खेमा आरक्षण को बढ़ा करके 85% 100% करने वाला है, वह भी जाने अनजाने में देश को बहुत पीछे ले जाने की बात कर रहा है। वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, कोई भी पार्टी हो, ये शुगर में मीठा खिलाने की तरह काम कर रहे हैं। मीठा खाने में तो अच्छा लगता है, तो लाभार्थियों को अच्छा लगेगा, लेकिन एक जो ख़त्म करने वाली बात कर रही है, जो एक खेमा ख़त्म करने वाली बात कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो बिना सोचे समझे बात कर रहा है कि जो लोग वाकई में जेन्युइन हैं, जिनको समस्याएं हैं, जिनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, जो बच्चे चाह के भी प्राइमरी में नहीं जा सकते हैं, उनका क्या होगा। मेरे जानने वाले लोग हैं, मैं देखता हूँ अपनी आंखों के सामने कि सामने वाले की परिस्थिति ऐसी नहीं है। कई हालांकि ऐसे सवर्णों में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन ज़्यादा संख्या ऐसे दलितों में मिलेगी और बाकी जो है नब्बे कुचली जो कम्युनिटीज़ उनमें मिलेंगी कि इन बेचारों के पास बहुत ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनके पास नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, मजदूरी नहीं करे तो क्या करे। और आप बताइए कि अब कोई आदमी, ना उनके पास मोटिवेशन है, ना उनके पास कोई व्यवस्था है, ना बाहर से जुड़ने का कोई साधन है। अगर हम चाहते हैं कि वो मोटिवेट होकर मजदूरी के साथ पढ़ाई कर सके, नहीं कर सकता भी। हम और आप जैसे लोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक महत्वाकांक्षा के लिए एक आधार बना है। हम आप मजदूरी भी करके, कोई छोटा बड़ा सारा काम करके हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को मरने नहीं देंगे, लेकिन अगर हमारे अंदर महत्वाकांक्षा ही ना पनप पाए तो समस्या इस बात की है। तो इसलिए जो आरक्षण को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने वाली बात कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए, और जो आरक्षण को 100% ले जाने वाली बात कर रहे हैं, उससे भी बचना है। अभी हम लोगों को इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना है कि जैसे 15 वर्ष के लिए दिया गया शुरू में आरक्षण, ठीक है, वो बढ़ते बढ़ते 75 साल बीत गए, 77 बीत गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 साल पे रिव्यू कमेटी होनी चाहिए। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, किसी भी चीज़ को डेली रिव्यू किया जा सकता है, तो डेली ना करके 1 साल पे रखा जाए, क्या बड़ी बात है। दूसरा चीज़, वन टाइम आरक्षण का बंदोबस्त किया जाए। वन टाइम आरक्षण का यह मतलब ना रखा जाए, जैसे बहुत सारे लोग इसमें भी अतिवादिता कर रहे हैं कि या फिर नौकरी में ले लो, या फिर शिक्षण संस्थान में ले लो, या फिर प्रमोशन में लो एक जगह। नहीं नहीं, एक फैमिली को एक बार वो दिया जाए, हर जगह दिया जाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्रीमी लेयर के साथ दिया जाए। एक कॉमन सेंस की बात है कि एक दलित कलेक्टर, एक दलित ऑफिसर रैंक का आदमी है, उसका बच्चा और एक मजदूर दलित का बच्चा बराबर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलो ठीक है, चलो आरक्षण के थोड़ा और अंदर चलते हैं। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने की बात करता है, जो आधार तय करता है आरक्षण, वहाँ वो भी अंतिम रूप से जो है आर्थिक ही है, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े रहे हैं
उनके पास संसाधनों की कमी रही है और संसाधन आर्थिक ही थे, ठीक है। तो फाइनली तो सारा खेल जाके अर्थ पर ही टिकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति है कि जो जेन्युइन लोग हैं उनको अभी 10 साल 15 साल और मिलता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो जातिगत आधार पर जो आरक्षण का बंदोबस्त किया जा रहा है, इसके लिए एक पूरा का पूरा, जैसे संस्थाएं हैं हमारे यहाँ, संवैधानिक संस्था यूपीएससी है और बाकी चीज़ें, एक रिव्यू कमेटी बिल्कुल अलग से संस्था, संवैधानिक संस्था ही बना देनी चाहिए जो रिव्यू करती रहे, ठीक है। बहुत सारी संस्थाएं हैं उसके लिए, लेकिन वो स्पेशलाइज नहीं, स्पेशल नहीं बनाई गई हैं कि वो रिव्यू ही करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और मेरा संदेश अपने उन मित्रों से है, भाइयों बहनों से हैं जो लोग इतनी अतिवादिता करते हैं। अति ठीक नहीं है, अति सर्वत्र वर्ज्य है। समस्या होगी कि आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण कर देंगे, परफॉर्मेंस गिर जाएगा, हम ग्लोबली कॉम्पिटिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़, हम आरक्षण बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो सामाजिक न्याय की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। जो हाशिए पे खड़े लोग हैं वो बहुत पीछे हो जाएंगे, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जाएगी और खाई इस स्तर पे बढ़ जाएगी कि गृह युद्ध की नौबत आ जाएगी। हमारी समस्या है कि कुछ दुष्ट प्रकृति के लोग फिर से सांप्रदायिक पंचायत की मांग कर रहे हैं। ये लोग इतिहास कितना पढ़े मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी अभद्रता, इतनी दुष्टता, मतलब देश के छाती पे मूंग धरने जैसा है। फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, लेकिन फर्क इससे ज़रूर पड़ता है कि जो लोग दबे कुचले हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं, जिनको आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको गलत रास्ते पे ले जा करके, गलत झंडा पकड़ा करके और गलत चीज़ों के लिए नारे लगवाए जा रहे हैं। दुख की बात है। मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है कोई भी दलित नेता, कोई भी पिछड़ा वर्ग का नेता जो दबे कुचले हाशिए पे खड़े लोगों के लिए शिक्षा की मांग कर रहा है। 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए, बंद कर दिए गए हैं, ठीक है। नेताजी लोग जा कर के प्राइवेट स्कूलों का उद्घाटन कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हैं। कितने लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, कोई भी आदमी, ये चीज़ मैं उन सभी लोगों से कह रहा हूँ जो इन, क्या नाम दो इनको, चुट्टा ही कहा जाएगा, जो इन लोगों के लिए झंडे उठाते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, अगर वो समाज की बात नहीं कर रहा है, समाज का मतलब ये नहीं है कि आप जो है ऐसे कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज हैं, क्षत्रिय समाज हैं, वैश्य समाज हैं, दलित समाज है, मुसलमान समाज, इस समाज की बात नहीं। समाज मतलब ओवरऑल एक जो है मैक्रो लेवल पे जो सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, भारतीय समाज की बात हो रही है। अगर समाज के हित की बात जो नहीं कर रहा है, इसमें सबसे प्राइमरी चीज़ शिक्षा है, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान आपका जो है वो है। देखिए, आपको पंगु बनाया जा रहा है, आपको इस चीज़ को स्वीकार करना होगा, ठीक है। आपको इस चीज़ को स्वीकार करना होगा कि आपको बैसाखी पकड़ा करके लोग पंगु बना रहे हैं। समस्या इस बात की, यह दिमाग में रख के आपको लाभ लेना है, आप लाभ लीजिए, लेकिन आपको यह दिमाग में इस बात को जिंदा रखना है कि यह बैसाखी है, इसको हमको छोड़ देना है, क्योंकि यह जो है अंतिम रूप से यह आपका अहित करेगा। मैं
उन माता पिताओं को तो खैर मैंने बड़ी सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ, चाहे किसी भी समाज से आते हैं, किसी भी जात से आते हैं, जो हर संभव प्रयास करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ वो चूक जाते हैं, वहाँ इन नेताओं को, इन बदतमीजों की बातों में आ जाते हैं और अपने बच्चों को आरक्षण की बैसाखी पकड़ाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे क्या इस समाज को कोई आपत्ति नहीं होगी कि जेन्युइन लोगों को हाथ पकड़ के आगे लाया जाए, क्योंकि ये अपने ही लोग हैं, ये कोई पराये है नहीं, सारे लोग अपने हैं। ये समाज अपना है, देश अपना है। और ये जो है मनुष्यता है, मानव धर्म है कि जैसे यही पशु चरित्र है कि आप ही करे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मानवता का तो अधूरी चीज। अब हाँ, थोड़ा सा दिमाग में एक चीज और आ गया कि सबसे बड़ा चीज क्या है लोग कर रहे हैं। कोई भी पार्टी, हर पार्टी समाज को आक्रोश से भर रही है। आप समझ रहे हैं? जैसे दलित का नेता दलित को हाथ में झंडा दे करके सवर्णों के खिलाफ भड़का रहा है, सवर्ण नेता दलितों के खिलाफ भड़का रहा है। ठीक है, जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक जो राजनीति कर रहे हैं, वो हिंदू को मुसलमान के नाम पे, मुसलमान को हिंदू के नाम पे भड़का रहे हैं। इसमें समस्या क्या है? अंतिम रूप से नुकसान समाज का होने वाला है। देखिए, समाज में 80-20 थ्योरी हर जगह चलती है और यह इन लोगों को ठीक से पता है कि 80% लोगों को इन चीज़ों से बहुत मतलब नहीं होता है। देखिए, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा 3 मिनट में बातें नहीं कर पाता हूँ, इसलिए लंबा होता है। और इतना लंबा वीडियो बनने के बाद एल्गोरिदम वायरल भी नहीं करता है। फ़िलहाल उससे वायरल होने से बहुत मतलब नहीं है, चीज़ों को सामने रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो 80-20 जो हिसाब किताब होता है, समाज में 80% लोग एवरेज IQ के होते हैं, प्रकृति ऐसे पैदा करती है। और जिनका IQ हाई लेवल का भी होता है, वो भी एक समय के बाद वो शांति से रहना पसंद करते हैं, बहुत इफ बट नहीं करते हैं। अब ये हरामखोर लोग जो अगुआ बन के आते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हरामखोर क्या करते हैं कि चीज़ों को मैंने बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज़ डालेंगे, फेंकेंगे ले और मैनिपुलेट करेंगे। और जब दिमाग को बार बार एक ही विज्ञापन की तरह कोई चीज़ दिखाई जाएगी तो वह ट्रेंड हो जाता है और फिर समाज में पैदा होता है दुराग्रह। फिर लोग एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं, फिर समाज टूटता है। और हमारे देश की खूबसूरती हमेशा से रही है कि सारे लोग मिलजुल के एक साथ रह करके इस देश को यहाँ पहुँचाएं। सैकड़ों साल, हजारों साल की गुलामी के बाद भी एक बेहतरीन सह अस्तित्व बना हुआ है सबका। और यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज के नेता इस दुष्टता पर उतारू हो गए हैं कि वह ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण का एक रास्ता भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनके बूते में जितनी चीज़ें आ रही हैं वो वहाँ तुष्टीकरण कर रहे हैं, जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, गरीब अमीर के आधार पे। 1% लोगों के पास, ऑक्सफैम की रिपोर्ट करती है, 40% संपत्ति है देश की क्या, पूरी दुनिया की। मार्क्स एक दार्शनिक हुए, उनकी सारी बातों से तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन इस बात से मैं 1,000,000% सहमत हूँ कि समाज अंतिम रूप से सिर्फ 2 वर्गों में बंटता है, गरीब और अमीर, ताकतवर और कमज़ोर। ताकतवर की एक जाति होती है और दूसरी कमज़ोर की। एक गरीब हरिजन और एक गरीब पंडित अगर साथ में रह रहे हैं, पड़ोसी हैं, तो दोनों एक दूसरे के ज़्यादा अच्छे मित्र हैं।
और अच्छे मित्र रहेंगे हमेशा, बशर्ते एक अमीर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण, एक अमीर दलित, एक गरीब दलित। यही चीज़ अमीरों के लिए भी है। अब यहाँ समस्या क्या होने वाली है कि गरीब अमीर की खाई बढ़ाते बढ़ाते चीज़ें जब इतनी विस्तार में बढ़ जाएंगी, देखिए जो आवश्यकता है ना, वो आवश्यकता का मतलब मैं आवश्यक आवश्यकता की बात कर रहा हूँ, जहाँ चीज़ें चल ना सके आगे। जब आगे आदमी को खाने के लाले पड़ जाए तो वहाँ जाति धर्म बाकी चीज़ें बहुत सेकेंडरी हो जाती हैं, बहुत दूर हो जाती हैं। हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग सरकार की दी हुई अनाज पे पल रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, आरक्षण की बात चल रही है, जात की बात चल रही है, जातिगत जनगणना की बात चल रही है, नॉर्थ साउथ को अलग करने की बात चल रही है, भाषाई विवाद की बात चल रही है। भाई साहब, देश सैकड़ों टुकड़े में टूट जाएगा। किस दुनिया में है आप? और मैं आप सबको का बता रहा हूँ, अगर इतिहास नहीं पढ़े तो पढ़िए, और इतिहास को इस दृष्टि से पढ़िए कि खासकर आधुनिक इतिहास, अंग्रेजों की नीतियों को पढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों को पढ़िए उसको। और नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एआई हर जगह है, जेमिनाई है, चैटजीपीटी, आप पूछिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी नीतियों के बारे में पूछ लीजिए कि उन्होंने भारत को, यहाँ के लोकल लोगों को कैसे लड़ाया, किन किन चीज़ों से इनके अंदर दुराग्रह पैदा किया। आप आज भी वही चीज़ किए जा रहे हैं। आप शिक्षा से सीखते, इतिहास से सीखते, लेकिन आपको पढ़ाया नहीं जा रहा। नए सिलेबस अलग अलग हर जगह का है, अमीर के लिए अलग सिलेबस, गरीब के लिए अलग सिलेबस है। अनुच्छेद 14 के अधिकार की बात हम करते हैं, आरक्षण भी वहीं से निकल के आता है। अनुच्छेद 14 में 2 क्लास है, अनुच्छेद 14(1), 14(2), विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। अनुच्छेद 14(2) विधि के समान संरक्षण की जो बात करता है, वहां से आरक्षण निकल के आता है। ठीक है, नहीं तो विधि के समक्ष समता तो सबकी है, ब्राह्मण और दलित, अमीर और गरीब बराबर है। लेकिन विधि का जहाँ समान संरक्षण देना है, वहाँ जिसके पास नहीं धन है, जिसके पास एक ज़्यादा धन है, वहाँ पे बात होती है। यहाँ से समाजवाद भी निकल के यहीं से आता है। ठीक है, तो चीज़ें जो है जब इस तरह से होंगी तो समानता के अधिकार का क्या? शिक्षा में समानता है, आरक्षण की बात कर रहे हैं, आरक्षण समानता 14(2) से आता है। लेकिन शिक्षा में जब समानता नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था में समानता नहीं है, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? इसका मतलब आपको बैसाखी, आपको आरक्षण का लाभ भी तभी है जब स्कूलों के लिए इन हरामखोरों का गला पकड़ लीजिए कि अगर हमें समान शिक्षा नहीं मिली तो तुम्हारी छाती में भाला उतार देंगे। तब आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर की इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। ये भीम आर्मी चीफ का झंडा उठा करके नहीं, ठीक है। आपकी आइडियल मायावती जी हो सकती है, काशीराम हो सकते हैं, अंबेडकर हो सकते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं हो सकता जो आपके बच्चों को गुंडा बनाए, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कोई आदमी। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, आप लोग इस चीज़ को समझिए और एक संतुलित प्रक्रिया सरकार से मांग करिए कि हम आरक्षण की बात जो है, आरक्षण को रिक्लेम किया जाए, ठीक है। रिजर्वेशन रिक्लेम, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नहीं, रिजर्वेशन रखो आंदोलन नहीं, रिजर्वेशन रिक्लेम करते हैं, ठीक है। कि जो इसकी कमेटियां बनाई जाए, एक से अधिक कमेटियां बनाई जाए, जांच हो, ज़मीनी स्तर पे जांच हो, सबके डेटा उपलब्ध हैं, क्रीमी लेयर को थोड़ा सा नीचे लाया जाए, 5 लाख पे किया जाए, 8 लाख जो है, कुछ जगह 12 लाख है, 5 लाख पे लाया जाए, ठीक है।
और SC ST के अलावा ये जो OBC वाला हिसाब किताब है, जनरल OBC EWS, इसको हटाया जाए, सिर्फ SC और ST आरक्षण हो, उसमें भी क्रीमी लेयर हो, मैं लाख बार कह चुका हूँ। और जो जनरल OBC EWS है, इन तीनों के लिए सिर्फ EWS का प्रावधान किया जाए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कि जो लोग वाकई में अक्षम लोग हैं, सवर्ण समाज के या फिर OBC समाज के, वो लोग उसमें क्लेम कर सकें, ठीक है। और माइग्रेशन पूरी तरह से लागू हो, ठीक है। इसको अगर ले जाना हो तो इसको आप 40% तक लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आरक्षण ठीक है, एकदम खत्म बैसाखी है, लेकिन उसी तरह की बैसाखी है जिससे पैर टूट गया है, और पैर को रिपेयर करने के लिए 2 महीने की बैसाखी चाहिए, बस उतना ही जायज़ है। क्योंकि समस्या लंबे समय में ये होने वाली है ना, कि आप देखिए, जो लोग एक, जैसे मान लीजिए कि 100 में से एक आदमी 40 के लिए लड़ रहा है, एक आदमी 98 के लिए लड़ रहा है, और उसके बाद भी फेल होता जा रहा है, तो सर्वाइवल द फिटेस्ट जो प्रकृति का नियम है सर, वो आने वाले समय में बर्बाद कर देगा। समाज की खाई इतनी बढ़ जाएगी कि फिर समाज एक नहीं रह जाएगा। अब जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, ये सब चीज़ें जो है समाज को तोड़ेंगी। जैसे इकोनॉमिक्स में जिसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी, सॉरी, ये वित्त आयोग जो बांटता है, पैसा बांटता है, अब उसमें जो ज़्यादा जनसंख्या वाले स्टेट हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उनको ज़्यादा पैसा क्लेम होता है, तमिलनाडु जैसे स्टेट को कम पैसा क्लेम होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा केंद्र को कौन देता है? साउथ के वही जो कम आबादी वाले लोग हैं। तो लोग नॉर्थ साउथ को अलग करने की बात क्यों करते हैं? यही चीज़ लोकसभा सीट्स को लेके हो रहा है कि वो लोग जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, शिक्षा नहीं लिए, उसमें हमारी क्या गलती? हम शिक्षित होकर के जनसंख्या कम कर लिए, हमारी गलती, फिर हमको कम लोकसभा सीटें मिलेंगी तो केंद्र में हमारा प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। देखिए, समस्या अगर खोजेंगे तो समस्या हर जगह है। हमें अपने सकारात्मक चीज़ों पर बात करनी है, हमें उन चीज़ों पर बात करनी है जो हमको पूरे एक समाज के लेवल पे, एक सामाजिक स्तर पे जो है एक साथ आगे लेके जाएगी। अरे जो सरकार हवाई विकसित भारत 2047 की बात करता है, ये समझ में नहीं आता है। हर शिक्षा व्यवस्था बेशर्मी की भी हद होती है कि आखिर इनको क्या समस्या है, मुझे नहीं समझ में आता है कि एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, सबके लिए एक सिलेबस हो, क्या समस्या है? NCERT हो, NCERT ना हो तो आपके पास टीम है, उनके लिए रिव्यू करा के अलग चैप्टर बनवाइए, बाकी चीज़ें डिजाइन कराइए, लेकिन सिलेबस तो एक होगा, तभी तो समानता आएगी। नहीं तो अनुच्छेद 14 की पूर्ति कहाँ से होगी? है अंबानी के स्कूल में दूसरा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, हमारे गांव के प्राइमरी में दूसरा चीज़ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो बच्चा आगे ही जाएगा भाई। है? हम लोगों को सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स पास करने में, मेंस लिखने में, इंटरव्यू तक पहुंचने में जितना समय लगा, एक एलिट क्लास का आदमी, जो बच्चा आता है, लड़की आती है, वो पहले अटेम्प्ट में वो चीज़ कर लेते हैं। समझ रहे हैं? हम लोगों को पहला अटेम्प्ट देने में ही ग्रेजुएशन के बाद 4 साल लग गए। वो चीज़ें जो है, समस्या की जड़ यही है कि शिक्षा व्यवस्था, 1 लाख से ज़्यादा स्कूल बंद हो गए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है, और सरकार से पहले जो दबाव कांकरोचेज है, जो कांकरोच जनता पार्टी और बहुत सारे लोग, वो ये बदतमीजी ऐसे तो नहीं चलेगी। यही आबादी अगर सरकार की छाती पे चढ़ जाए कि स्कूल खोलो, स्कूल में व्यवस्था दो, किसको आरक्षण चाहिए फिर भाई? एक दलित का बच्चा धारा प्रवाह फिलॉसफी बोल रहा है, धारा प्रवाह हिस्ट्री, धारा प्रवाह एकदम बिल्कुल अंग्रेजी बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, क्यों चाहिए आरक्षण? खुद बोलेगा भैया अपना आरक्षण अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए, हटाओ इसको।
हम ऐसा माहौल क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं? और सरकार यही चाहती है, सारी सरकारें यही चाहती हैं, क्योंकि ऐसा माहौल पैदा हो गया तो ध्रुवीकरण कैसे करेंगे, तुष्टीकरण कैसे करेंगे? और अंतिम संदेश, यहाँ तक पता नहीं आप लोग पहुँचे हैं कि नहीं सुनने के लिए। अंतिम संदेश ये है कि ये जो हमारे यूट्यूबर और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया कंटेंट बनाने वाले भाई बहन हैं, अतिवादी लोग, ये लोग आरक्षण के पक्ष में या आरक्षण के विरोध में सिर्फ इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि ये दोनों पे वीडियो चलेंगे, एल्गोरिदम सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ध्रुवीकरण में क्या होता है ना कि दोनों जो जनता है, जो लोग हैं, दो खेमे में बटे हुए, एक खेमा इसको सपोर्ट करेगा, एक खेमा इसको सपोर्ट करेगा, और दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दोनों जाएंगे इसमें। भोजपुरी में कहावत ना, गई ना बेटा रहमन ने हमन न होमन, यही होने वाला है। ठीक है, तो और हाँ, अंतिम बात, बुद्ध को अगर मानते हैं, पीछे खड़े हो, इतना बड़ा दार्शनिक हुआ नहीं कोई। शंकराचार्य संसार के सबसे प्रबुद्ध दार्शनिक माने जाते हैं, संसार की मैं बात करूं बहुत सोच समझ के, लेकिन उनको भी प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। बुद्ध जैसा दर्शन दिया नहीं किसी ने, और बुद्ध के दर्शन का लब्बो लुभाव मूल ही यही है कि संतुलन पर चलो। समस्या क्या है आपकी? सब कुछ आप लोग अतिवाद पे लेके चल रहे हैं, या आरक्षण के पक्ष वाले, आरक्षण के विपक्ष वाले। बुद्ध को दोनों पूछते हैं, और ज़्यादा तो ये जय भीम वाले पूछते हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा उन लोगों से है जो आपके लिए शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए स्कूल खुलवाने की बात न करके आपको बैसाखी दिलाने की बात कर रहे हैं। वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। फाइंड आउट कीजिए इसको। बाकी का नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं।